नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। राजीव भवन में कांग्रेस की बड़ी बैठक जारी है। लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन को लेकर ये बैठक हो रही है। बैठक में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा मौजूद हैं। एआईसीसी के राष्ट्रीय संयोजक के राजू भी मौजूद हैं। आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष शिवाजी राव मोटो भी मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी बैठक हो रही है, कांग्रेस की ये बड़ी बैठक हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, राजीव भवन में कांग्रेस की बड़ी बैठक जारी है, कितनी खास ये बैठक, किन मुद्दों पर चर्चा, क्या खास बताइए। बिल्कुल, देखिए कुमारी शैलजा 3 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ आई हुई हैं। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है फरवरी में, और इसकी तैयारियां और इसके साथ ही लीडरशिप डेवलपमेंट जो है उसको लेकर ये बैठक चल रही है। कुमारी शैलजा बैठक में मौजूद है, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद हैं, और इसके साथ ही के राजू मौजूद हैं। उस पूरे बैठक में अगर हम बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये बैठक कही जा सकती है, चुनावी तैयारियों को लेकर भी, कि किस तरीके से जो है वो एक तरह से क्या है, बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही कि लीडरशिप जो है वो किस तरीके से जो है और मजबूत की जा सकती है, और एक ट्रेनिंग की तरह भी इसे देखा जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर भी तैयारियों पर बात की जा रही है कि तैयारियां किस तरीके रहेंगी, और समय अब काफ़ी कम बचा हुआ है। और पिछले दिनों हमने देखा था कि कुमारी शैलजा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नया रायपुर पे, जहाँ पर ये पूरा आयोजन होने वाला है, उसकी वहाँ पर जो है वहाँ पर इंस्पेक्शन भी किया था, देखा भी था कि लोग, चूँकि बड़े लीडर्स तमाम आएंगे और पहली बार राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, तो देखा भी था। अब इसी को लेकर कुमारी शैलजा यहाँ पर आई हैं, दौरे पर आई हैं, और लगातार बैठकें, कल विधायकों के साथ भी बैठकें होंगी और परसों भी बैठक होंगी। आज अभी जो बैठक चल रही है उसमें खासतौर पे ये भी कहा जा रहा है, मिशन 2023 को लेकर मंथन किया जा रहा है कि इन मुद्दों को लेकर जो है वो आगे आके लाया जा सकता है सामने, तमाम मुद्दे जिस पर चर्चा की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ममता, आप लगातार बने रहिएगा। आपके पास फिर लौटूंगी मैं अगली खबर पर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीएम के काफिले में शामिल हुई नई गाड़ी। जी हां, सीएम के गाड़ियों के लिए खास नंबर BB 0023। BB मतलब भूपेश बघेल। 0023 सीएम की जन्म तारीख है। 0023 का मतलब 23 में चुनाव जीतने की बात कही जा रही है। रमन सरकार में खरीदी गई गाड़ी हटाई गई है। सुरक्षा के लिहाज से गाड़ियों को बदलना जरूरी था। गाड़ियों की खरीदी के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनी है। कमेटी के अप्रूवल के बाद 12 नई गाड़ियां खरीदी गई हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है ये गाड़ियां। स्पीड मॉनिटरिंग, लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, सीएम के काफिले में अब कुछ नई गाड़ियां भी जुड़ी हैं, क्या खासियत है इसकी, बताइए। बिल्कुल, देखिए टोयोटा फॉर्च्यूनर जो है वो 12 इस काफिले में जोड़ी गई है, और इनका नंबर अगर हम बात करें तो BB 0023 है। 23 जो है सीएम की जन्म तारीख है, और इसके साथ ही BB का मतलब भूपेश बघेल। ये भी कहा जा रहा है कि एक तरह खास तरह का टोटका भी इसके पीछे, ऐसी बातें कही जा रही हैं, हालांकि इसका कोई आधिकारिक पुष्टि या इसके पीछे कोई तथ्य अभी नहीं बताया गया, कि 2023 मतलब मिशन 2023 को देखते हुए जो है अगर वो इस पे गाड़ी रखते हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि उनके ज्योतिषियों ने सलाह दी है कि जो है वो उनके लिए लकी नंबर साबित हो सकता है। वैसे 23 जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बर्थ डेट भी है, नंबर है। और अगर हम बात करें तो पुरानी गाड़ियों को इसलिए बदला गया, ये बताया जा रहा है कि 5 साल हो चुका था। डॉक्टर रमन सिंह के सरकार के समय खरीदी गई थी वो गाड़ियाँ, और हालांकि उस समय भी जो नंबर्स लगाए गए थे वो इसलिए लगाए, उसका भी यही एक वो कहा गया था कि 2018 जो है वो उनके हिस्से, मतलब उस पर जो है बीजेपी के हिस्से आ सकता है। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। 2023 की तैयारियों के साथ ही अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि इन गाड़ियों को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से भी ये गाड़ियां बदली गई हैं, क्योंकि गाड़ियां पुरानी हो चुकी थी, और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से प्रदेश के मुखिया हैं और तमाम तरह जगह पे वो दौरे लगातार कर रहे हैं, तो इसके चलते जो है ये 12 गाड़ियों का नया काफिला इसमें शामिल किया गया है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ममता। पति के फेसबुक पोस्ट पर जारी विवाद पर संसदीय
सचिव अंबिका सेदेव ने कहा है कि मेरा भी परिवार है, मेरे खिलाफ अपशब्दों के कारण भावनाएं निकल कर आई हैं। उन्होंने कहा कि कोरिया की जनता मेरे साथ है और मैं और मजबूती के साथ राजनीति में रहूंगी। कोरिया जिले की सियासत में एक फेसबुक पोस्ट ने राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ा दिया और ये जो फेसबुक पोस्ट है वो कोरिया जिले की जो राजनीतिक प्लिंथ के रूप में माना जाता है। संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव के पति हैं अमिताभो घोष, जिनकी 2 फेसबुक पोस्ट के बाद कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हमारे साथ खुद संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव मौजूद हैं। मैम, पोस्ट और आपकी रिएक्शन में। ये पोस्ट एक तरह से इसके पहले जो कुछ घटनाएं यहाँ घटी हैं उसका रिएक्शन है, जो कि काफ़ी स्वाभाविक है। किसी के भी परिवार के लोगों पर अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है या अपशब्द कहे जाते हैं तो परिवार वाले डिस्टर्ब हो ही जाते हैं। यही मेरे पति के साथ भी हुआ है और उसी डिस्टर्बेंस में, उसी प्रेशर में उन्होंने ये पोस्ट डाली है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, हाँ, उनकी तरफ से ये पोस्ट आई है, ये बात आई है, पर मेरे ख्याल से जैसा कि हर परिवार में होता है, डिसीजन फाइनली डिस्कशन के बाद ही होता है और हमारा डिस्कशन भी है। पति है मेरे, जैसा कि उस पोस्ट में क्लियरली दिया हुआ दिख रहा है। 51 सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि वो पूरी बात को समझेंगे। यहाँ पर जो जिम्मेदारियाँ मैं ली हूँ, सिर्फ समझेंगे ही नहीं, उसमें मेरा साथ भी देंगे। और यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ की जनप्रतिनिधि हूँ, यहाँ के लोगों की, यहाँ पे सब पूरे परिवार से लोगों की जो उम्मीदें जुड़ी हुई हैं उसको बीच में छोड़ने का तो कहीं से सवाल नहीं उठता है। यहाँ की जनता पूरी मजबूती से अपनी बात को सबके सामने फिर से रखेगी और जिस तरह से इस बार लोगों के सपोर्ट मुझे दिखा है रिएक्शन के माध्यम से, उस तरह से पूरे क्षेत्र की जनता में जो एक डेवलपमेंट हो रहा है वो सबके सामने आएगा और हम सब एक साथ कोरिया को और आगे ले जाने की तैयारी में जुट चुके हैं। ये थी संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव। परिवार के भावनात्मक विचारों के बीच में लगातार जिस तरह से बयान आ रहे हैं विपक्ष के, ऐसे में इनका दावा है कि और मजबूती के साथ में इस कोरिया जिले में लोगों का साथ उनको भरपूर मिल रहा है और 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार मजबूती के साथ खड़े नजर आएंगी। वरुण राय, न्यूज़ 18, सूरजपुर। कोरिया से बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर संसदीय सचिव अंबिका सेदेव के पति का तीसरा पोस्ट, लंदन से फेसबुक पर तीसरा पोस्ट उन्होंने किया है। लगातार राजनीति छोड़ने की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री रहे स्वर्गीय डॉक्टर रामचंद्र सेदेव जी के कथन का जिक्र करते हुए अंबिका सेदेव की पति ने अपने पोस्ट में लिखा है कि वे कभी नहीं चाहते थे कि उनके परिवार से कोई राजनीति में आए। भतीजी के उत्तराधिकारी पर भी सवाल उठाए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सुधीर हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, लगातार इसमें सियासत हो रही है, विधायिका पर पति उनके लगातार पोस्ट कर रहे हैं, क्या अभी पोस्ट नया आया है? जी देखिए, जो पूरा मामला जो है उनके पति पारिवारिक है, जो कि उनके पति पहले कलकत्ता से पोस्ट किए थे, उसके बाद लंदन से, जिस 2 पोस्ट के बाद काफी बवाल हुआ था, जिसके बाद अंबिका सिंह देव खुद सामने आए और मीडिया में बयान दिए कि जो पूरा मामला है वो पूर्व मंत्री भैयालाल रजवाड़े के बयान के बाद हम, मेरे परिवार और मेरे पति जो है दुखी है, पीड़ित है, जिसके बाद अब जो है ये तीसरा पोस्ट आया है। ये पूरा जो है इस पर विराम लग चुका है। अंबिका सिंह देव का जो बयान आया था इस पर भी विराम लग गया। उनके पति ने कहा जो बयान दे रही है वो गलत दे रही है, बिल्कुल असत्य दे रही है बयान। और साथ ही उन्होंने यह भी जिक्र, बड़े सवाल खड़े किए हैं कि जो उत्तराधिकारी है 2000 से पहले कभी भी अंबिका सिंह देव कोई समाज सेवा में नहीं जुड़ी थी, ना ही बैकुंठपुर कभी आई हुई थी,
ऐसे में 2018 के चुनाव में जो आई और वहां के उत्तराधिकारी जो रामचंद्र सिंह की जो उत्तराधिकारी बनी है, इसको लेकर भी बड़े सवाल किए, काफी सारे बड़े सवाल खड़े किए हैं और काफी सारे बड़े मुद्दे जो है भाजपा को भी दिए हैं उन्होंने। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि आज तीसरा पोस्ट है, इसके बाद लगातार 10 तारीख तक मैं पोस्ट करूंगा, उसके बाद मैं लाइव आऊंगा और खुद इस पूरे बयान मामले को दूंगा। उन्होंने लगातार राजनीति छोड़ने की बात कह रहे हैं और लगातार जो है वो पोस्ट के माध्यम से एक बड़ा सवाल और बड़ा मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर की बात करते हैं। बंदूक की नोक पर अपहरण का यह मामला है। अपहृत व्यक्ति सकुशल वापस लौटे हैं। पुलिस की दबिश के बाद आरोपी छोड़कर फरार हुआ है। व्यक्ति को मध्य प्रदेश में अपहरण कर रखा गया था। 2 लाख की मांग कर रहे थे। अपहरणकर्ता जनकपुर थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बंदूक की नोक पर अपहरण का ये पूरा मामला है। अपहरण किया गया था, उसके बाद छोड़ दिया गया। 2 लाख रुपए की मांग की जा रही थी अपहरणकर्ता से। जनकपुर थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर मानहानि का मामला है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कल भोपाल जिला कोर्ट में पेश हो सकते हैं। कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को आज पेश होने को कहा था। पेशी कल तक टालने के लिए आवेदन लगाया गया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया है। दिग्विजय ने 4 जुलाई 2014 को मीडिया के सामने वी डी शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे। पिछले साल 5 दिसंबर को दिग्विजय पर केस दर्ज हुआ था। तो दिग्विजय सिंह पर मानहानि का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कल भोपाल जिला कोर्ट में पेश हो सकते हैं। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। विवेक डांड को बनाया गया है आयोग का चेयरमैन। विवेक डांड बने हैं छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के चेयरमैन। पूर्व मुख्य सचिव हैं विवेक डांड। राज्य सरकार ने जारी किया है यह आदेश। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पूर्व मुख्य सचिव विवेक डांड बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको रायपुर से बता रहे हैं। विवेक डांड को आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। विवेक डांड छत्तीसगढ़ राज्य आयोग के चेयरमैन बने हैं। पूर्व मुख्य सचिव वो रह चुके हैं। राजधानी रायपुर में बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल की वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। करीब 1 साल पहले धरना स्थल को नया रायपुर शिफ्ट करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अभी तक धरना स्थल को हटाया नहीं गया। तो वहीं धरना स्थल को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। सरकार की मंशा धरना स्थल को नया रायपुर में शिफ्ट करना है, तो वहीं विपक्ष पार्टी और कई संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और धरना स्थल को शहर में ही बनाए रखने की बात कर रहे हैं। राजधानी बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल की वजह से यहाँ के आसपास के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। करीब 1 साल पहले धरना स्थल को नया रायपुर में शिफ्ट करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अभी तक इस धरना स्थल को यहाँ से हटाया नहीं गया है। मैं आपको धरना स्थल की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगी, जहाँ पे कई संगठन के जो लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं। ये बूढ़ा तालाब के पास की सड़कें हैं, जहाँ पे प्रदर्शन होने के नाम से आने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार की मंशा है कि जो धरना स्थल है वो न्यू रायपुर में शिफ्ट हो जाए, वहीं विपक्षी पार्टी और कई संगठन हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि धरना स्थल कहाँ होगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। 3 महीने से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी मांग को पूर्ण करने के बजाय यहाँ पर बाउंड्री वाल घिरवाने की बात हो रही है, तार फेंसिंग लगवाने की बात हो रही है और न्यू रायपुर भेजने की जो बात हो रही है,
सरकार ने समस्या पैदा करी है, सरकार उसका निदान करे। और धरना स्थल में किसी को बैठने का शौक नहीं है। हम एक संवेदनशील मामले को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। शासन तो बिगाड़ने वाला और बनाने वाले हैं, बनाएंगे तो उसी को है बनाने के लिए। तो वहाँ यहाँ है तो पानी का व्यवस्था ढंग से नहीं है, कुछ भी चीज का व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ कहाँ होगा और व्यवस्था। सब गए हैं, उन लोग तो बोल रहे थे उस दिन वहाँ पे ये हुआ तो क्या बोलते हैं डिबेट हुआ तो बोल रहे थे, वहाँ तो हम लोग गए थे तो बाथरूम का सुविधा ना पानी का सुविधा, तो यहाँ पे तो इतना यदि सुरक्षित सुविधा वगैरह है और वहाँ जाएंगे तो कहाँ। यहाँ बीच में बैठे हैं तो हमारी 103 मांगन कंपनी को नहीं सुन रहे हैं, तो वहाँ जाएंगे तो हम लोग क्या सुनेगा। इतना दिन से बैठे हैं, उसके बारे में तो सोच लेते सरकार। हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पहली बात, हम लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, बाई ट्रेन आते हैं, बाई ट्रेन फिर से वहाँ जाने के लिए हमारे पास असुविधा होगी। ऑटो वगैरह बस वगैरह नहीं मिल पाएगा और शासन प्रशासन वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। वहाँ हमारी कौन सुनेगा, वहाँ कोई इतना दूर जाने के बाद में यही सब। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट खबरें।